दोस्तों नमस्कार। साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन है हमारे पास हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या फिर न्यूटन। सही जवाब होगा शक्ति का मात्रक जो है वह होता है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। बल का मात्रक होगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन होगा जूल, न्यूटन या फिर वॉट या फिर डाइन। सही जवाब होगा इसका जूल। ये न्यूट्रॉन लिखा है बल्कि यहाँ पर न्यूटन होना चाहिए, खैर आंसर भी तो नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की या फिर प्रकाश की तीव्रता की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। रिपीटेड क्वेश्चन है। फारसेक मात्रक है, ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या फिर चुंबकीय बल की। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, फारसेक भी दूरी मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न मात्रक है, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। तो सही जवाब होगा एम्पियर मापने का कार्य ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने से इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ऑप्शन नंबर डी डेसीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या फिर ट्रांसमिशन की जाती है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो बिजली उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट या फिर 748 वाट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है, 1 किमी दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी का मतलब हुआ 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है। बार, नाट, जूल या फिर ओहा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बार। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर फॉर्मीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंबाई की न्यूनतम इकाई फॉर्मीमीटर है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। नॉट, डॉप्सन, प्वाज या फिर मैक्सवेल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल के में जो ओजोन परत है उसे डॉप्सन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या ऑप्शन नंबर डी सौर के मापने में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए ही डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमीटर, आइडियोफोन या फिर आइडियोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइडियोमीटर। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस एक यंत्र का प्रयोग होता है। आइडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी सोनार। तो ऐसा कार्य करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नाव संचालकों द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार में उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या फिर अवश्रव्य तरंगों का। तो सोनार में
पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंसर नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्न में किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, या फिर प्रकाश की तीव्रता का? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पवन वेग को एनीमोमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, या फिर घनत्व के? सही जवाब होगा उच्च ताप के, यानी कि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, या फिर वाष्प दबाव थर्मामीटर? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा 2000 अंश सेल्सियस के ऊपर के ताप को मापने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी सतह पर तेल का दबाव? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैसों का दबाव मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, ब्यूरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या फिर थर्मामीटर से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर से दूध का यानी कि मिल्क का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या फिर पोटेंशियोमीटर से? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर यूडियोमीटर? सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ये भी रिपीटेड है, वायुमंडलीय आर्द्रता ही मापी जाती है। आर्द्रता को नामांकित करने का निम्न में से कौन सा उपकरण है? ये भी हाइग्रोमीटर है। आप देख रहे हैं हाइग्रोमीटर से किस प्रकार से क्वेश्चन बार बार बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने का यंत्र है? टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टियोमीटर, या फिर बैरोमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्फिग्नोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 अंश सेल्सियस से अधिक ताप के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम थर्मामीटर, या फिर पायरोमीटर? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायरोमीटर। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 35, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनीमोमीटर, क्लोरोमीटर, लक्समीटर, या फिर अल्टीमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्समीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, या फिर पृथ्वी के अंदर का तापमान? तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने को किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो यह भूकंप की लहरों के आयाम को मापने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 38, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर? रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्न युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडलीय दाब, भूचाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूचाल या भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर के उपयोग में लाया जाता है? तो प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युतीय चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय आर्द्रता? तो फोनोमीटर का प्रयोग प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, परासरण, या फिर विसरण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण, और परासरण तो पानी को साफ करने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? पोलोग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, या फिर काइमोग्राफ? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पोलोग्राफ। किसी को झूठ का पता लगाना है तो पोलोग्राफ मशीन खरीद सकता है। अगला प्रश्न है,
प्रचलन मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर है? अपकेंद्रीकरण, अपोहन, प्रतिक्रम, परासरण या फिर विसरण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या फिर आयतन? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अपने आप तो कोई भी सही कर सकता है इसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर राशि? राशि कैसे हो जाएगा ऑप्शन, तो अपने आप कट गया। तो संवेग होगा, संवेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बढ़िया प्रश्न है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर ऑप्शन नंबर डी बल? तो द्रव्यमान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का या फिर भार और त्वरण का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या फिर स्थितिज और गतिज दोनों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवाओं की जो ऊर्जा होती है वह केवल गतिज होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता और ना ही विनाश हो सकता है। तो 51 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना ऊर्जा का सृजन हो सकता है ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स एडम्सन? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी जवाब होगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील? ऑप्शन नंबर डी सभी गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वह अपरिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्षा ऋतु में? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पेंडुलम यानी कि लोलक को ही पेंडुलम बोला जाता है और लोलक घड़ी की जो तीव्र गति होती है वह शीतकाल में होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन है 15.0 किमी सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 21.1 किमी सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 7.0 किमी सेकेंड या 11.2 किलोमीटर सेकेंड? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग का मतलब कि कोई ऐसा पिंड या कोई ऐसी वस्तु फेंकी जाए और जब दोबारा पृथ्वी पर वापस ना आ गिरे, इसे ही पलायन वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक को ही पेंडुलम बोला जाता है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वह बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा या लकड़ी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित होगा? तो जो लड़की झूले पर बैठी है, अगर वह झूले पर खड़ी हो जाती है तो जो प्रदोल आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद
कार में होती हैं उसका क्या कारण है? द्रव का घनत्व, पृष्ठीय तनाव, वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोलाई का रूप धारण करती हैं। अगला प्रश्न है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण पृष्ठ तनाव ही है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या क्या कारण है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या फिर वाष्प दाब। आप देख रहे हैं पृष्ठ तनाव से ही कितने प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? बल, घर्षण, दाब, तापमान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो होता है वह घर्षण होता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम की दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम, शांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरने लगता है तो तूफानी मौसम आने की संभावना व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या फिर पास्कल के सिद्धांत पर? तो ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक ब्रेक कॉन्सेप्ट है यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है? तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है परासरण, विसरण, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव और ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य संकुचन। तो इसमें जो होना चाहिए उत्तर केशिकत्व के कारण। ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, लेकिन किरोसिन की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है उसका कारण है केशिकत्व। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक भार के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, ऊपर जैसे जैसे हवाई जहाज जाता है वायु दाब कम होने लगता है, इस वजह से जो पेन की स्याही होती है वह रिसाव करने लगती है या बहने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम प्रसंस्करण का उत्पाद है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला या फिर एस्फाल्ट। तो पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद जो है उसका नाम है एस्फाल्ट। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 69, वस्तु की यात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा? वस्तु की यात्रा नहीं बल्कि यहाँ पर मात्रा होना चाहिए, और मिसप्रिंट की और टाइप मास्टर। तो क्या अपरिवर्तित होगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर डी घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित होता है, बाकी आयतन, भार, द्रव्यमान में चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगला प्रश्न है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आप जानते हैं 4 अंश सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? नेपट्यून, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या फिर टेक्नीशियन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी टेक्नीशियम। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 74, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है? उनका तापमान, वेग, दाब, घनत्व। तो बादल का जो घनत्व होता है वह हवा के घनत्व से कम होता है, इस वजह से वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75,
लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्ष जो लोहे की सुई है वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? क्योंकि मछलियां नियततापी जीव हैं, या फिर मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, या झील की तली पर पानी नहीं जम पाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो झील है उसकी जो तली होती है वहां पर बर्फ नहीं जम पाती, इस वजह से जो मछलियां होती हैं वह जीवित रहती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा? ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। घनत्व। स्थित विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति से, विश्राम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से, या फिर आंकड़ों के अध्ययन की स्थिति से? तो स्थित विज्ञान का अध्ययन विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उड़ता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है? ऑप्शन नंबर डी, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वह कुछ ऊपर उड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, या फिर हाइड्रोजन में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान दोनों, या फिर तरंग एवं कण किसी के समान नहीं? प्रकाश विकिरणों की जो प्रवृत्ति होती है वह होती है तरंग एवं कण दोनों में समान। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच में, निर्वात में, जल में, या वायु में? तो इन चारों ऑप्शन में से जो कांच वाला ऑप्शन है, इसमें जब प्रकाश जाएगा तो उसकी जो गति है वह न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है, तो यह समय जो लगता है 8 मिनट का। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या प्रभावित होता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति? ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, यहाँ घर नहीं बल्कि ये चर होना चाहिए, बहुत प्रिंट मिस है, वो होगा तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो यह गैस है नियोन। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य, या फिर आवृत्ति? तो ये जो आवृत्ति होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तीव्रता, वेग और तरंगदैर्घ्य में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेस हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में? ऑप्शन नंबर डी, वायु से कांच में। तो पूर्ण परावर्तन तब होता है हीरे से कांच में जाने पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है उसका नाम क्या है? पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, या फिर व्यतिकरण? सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभ्यंतर। अगला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90, तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, या फिर विद्युत तरंग? तो तंतु प्रकाशिकी में प्रकाश तरंग के माध्यम से संचार का प्रसारण या ट्रांसमिशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंडोस्कोप है संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी, कैमरे का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी, कैमरे का प्रकार और सरल सूक्ष्मदर्शी इंडोस्कोप इनमें से किसी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण,
प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मृगमरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न है, मरीचिका उदाहरण है तो यह कुल या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चाहे कुल लिखा हो चाहे पूर्ण लिखा हो, मतलब वही है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका जगमगाने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? प्रश्न वही है, बस रिपीटेड है। प्रश्न पूछने का जो लहजा है वो अलग है। उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है। ऑप्शन नंबर डी, उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का क्या नाम है? आइडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी या ऑप्शन नंबर डी होलोग्राफी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए यानी कि 3D चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है? मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन या फिर रडार स्कैन। तो इस तकनीकी का नाम है रोस्टर स्कैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं? केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के या फिर सभी पारदर्शी माध्यमों के? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी पारदर्शकों के माध्यम के जो आर पार जाती हैं उनका संबंध रमन प्रभाव के प्रकाश किरणों से है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? क्रास्टर्स क्रिस्टल, टाइटेनियम निडिल या लेजर बीम या फिर बेरियम टाइटेनिक? सही जवाब होगा लेजर बीम। तो आज इस वीडियो में 100 क्वेश्चन तक हमने देख लिया। आगे आने वाली सीरीज में हम 101 से आगे बढ़ेंगे और पूरे 1000 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें फिजिक्स